नमस्कार, एमटी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी शर्मा। नगर निकाय चुनाव की घड़ी समाप्त हो चुकी है और 4 मई को इसके मतदान के रिजल्ट भी आने हैं और ऐसे में प्रयागराज मंडल से कांग्रेस की तरफ से महापौर पद के प्रत्याशी व उम्मीदवार आज हमारे साथ हैं, जो है एडवोकेट प्रभाशंकर मिश्रा जी। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि महापौर के चुनाव के बारे में उन्होंने किस तरह से तैयारियां की। तो आइए उनसे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं आपसे सबसे पहला प्रश्न यही करना चाहूंगी कि आपने महापौर पद के लिए तैयारियां की, इसके लिए आपने चुनाव में आने का मन कैसे बनाया? देखिए, अधिवक्ता समाज का एक सजग प्रहरी जी, उसका नाम ही अधिवक्ता है जी, ये प्रयागराज अधिवक्ताओं का शहर है जी, और हमारी सोच हुई कि कम से कम जब प्रयागराज अधिवक्ताओं का शहर है, जी, नगर निगम शहर की एक व्यवस्था है, तो क्यों ना एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो समाज में सामाजिक रूप से अपना पूरा योगदान देता है, जी, तो नगर निगम में आके अपने शहर की सेवा करे। इसी उद्देश्य से हमने महापौर के पद का चयन किया। जी। सर, आप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो आपको क्या लगता है कि प्रयागराज में कांग्रेस पार्टी का समीकरण जो है वो कैसा है? ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। जी, इसका सीधा जवाब है, प्रमोद तिवारी ही कांग्रेस पार्टी से क्यों जीतते, जी, या जिस बीजेपी की आप बात कर रही हैं, मोदी के पहले बीजेपी क्यों नहीं जीतती थी। ये प्रश्न इन 5-7 सालों में इसलिए है, जब किसी को सफलता मिल जाती है तो उसकी कमियां नहीं देखी जाती। कांग्रेस पार्टी, ये महापौर का चुनाव है, जी, ये व्यक्तिगत चुनाव है। हर पार्टी के अपने वोट बैंक होते हैं। सपा यादव और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन कुछ दिन चला तो बहुत मजबूत दिखी, कॉम्बिनेशन खत्म हुआ तो कमजोर हो गई। ऐसा बेटा नहीं होता है। जी, पार्टी व्यक्ति से भी चलती है। प्रभाशंकर मिश्रा अधिवक्ता है। अधिवक्ता की अपनी एक स्वयं पार्टी होती है। 50,000 अधिवक्ता, मैंने बताया कि प्रयागराज अधिवक्ताओं का शहर। जी, मैं 2 बार का महासचिव, 1 बार एडमिन सेक्रेटरी, 3 बार यहाँ का चीफ ओसी इंचार्ज। हमने अपना 25 साल का राजनीतिक जीवन केवल अधिवक्ताओं को दिया है। 50,000 अधिवक्ता के 5 आदमी तो 2.5 लाख का परिवार। हमसे बड़ी जाति किसकी है? और हमसे चुनाव कौन लड़ेगा अगर जातिगत समीकरण पे आइए तो? जी, यादव मुस्लिम 10-20 हजार, हरिजन बीएसपी पे आ जाओ, खत्म हो जाएंगे। बीजेपी जिस जाति से लड़ रहे हैं, हम उस जाति में भी भारी हैं, ब्राह्मण हैं, जी, हम उनसे बहुत ज्यादा हैं। तो बेटा, जातिगत नहीं होता, ये पढ़े लिखों का चुनाव है। कौन उस पद के योग्य है, पब्लिक इसको देखती है। चुनाव हम इसलिए जीतने जा रहे हैं कि हमारा 2.5 लाख का स्वयं का परिवार है, और अधिवक्ता कसम खा लिया है कि पार्टी नहीं, मेरा भाई टिकट पाया है, इसलिए अधिवक्ताओं के लिए प्रभाशंकर मिश्रा। क्योंकि पार्टी इसलिए जरूरी होती है, राष्ट्रीय पार्टी हमारी पसंद थी। राहुल और प्रियंका का मैं दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें इस पद के योग्य समझा, टिकट दिया। ये मैं खुद किस्मत हूँ। सर, इससे पहले आप जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से भी टिकट मांग रहे थे, तो आपको कांग्रेस से टिकट मिल गया, तो इसको हम क्या समझे कि आपकी रातों रात जो है विचारधारा बदल गई, या फिर आपने अपॉर्चुनिटी मिली उसके लिए आपने हाथ आगे बढ़ाया? ऐसा टिकट मांगने वाले हर पार्टी में कम से कम 100-100, 200 लोग हैं। प्रयागराज अच्छे लोगों का शहर है, धनाढ्य लोगों का शहर है। जिस कांग्रेस पार्टी से नेहरू जी, रीता जोशी जी, चौधरी जितेंद्र नाथ जी, ऐसा थोड़ी है। महापौर कांग्रेस के ही ज्यादा हुए, क्योंकि दुर्दिन पार्टी का कह लीजिए या जो भी समीकरण आप लोगों के दिल दिमाग में हो। मैं समाजवादी पार्टी से टिकट मांग नहीं रहा था, लोग मुझको प्रेशराइज करके टिकट देना चाहते थे, लेकिन है राजनीतिक समीकरण है, उन्होंने नहीं देना पसंद किया।
कांग्रेस ने मुझे पसंद किया, उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ, हम क्योंकि मैं अधिवक्ता हूं, पूर्ण रूप से पार्टी में तो था नहीं, हम हर व्यक्ति के अधिवक्ता हैं, हमारे पास बीजेपी के भी बहुत क्लाइंट हैं, तो हम बीजेपी के नहीं हो गए, लेकिन पार्टी हमने जो मूल रूप से ज्वाइन की वो कांग्रेस ही ज्वाइन किया चुनाव लड़ने के संदर्भ में। कांग्रेस के प्रति आपकी क्या विचारधारा है? कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है। कांग्रेस ने इतने दिन तक शासन चलाया, जो सुख समृद्धि, अब आज कंप्यूटर युग का जमाना है, लाया किसने? राजीव गांधी ने, नाम हमने लिख दिया। जो भी योजना है कांग्रेस की है, एक योजना बता दो जो बीजेपी की हो। जी। हाँ, इनका फ्लैग लग गया, ये पूरी दुनिया जानती है। अभी चुनाव का टाइम चल रहा है सर, तो ऐसे में अभी आप महापौर की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप इस इलाहाबाद के परिक्षेत्र में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिन पे आप काम करने वाले हैं? समस्या देखो, जैसे गृहकर बहुत मुद्दा है, गृहकर और जलकर। जी। कुछ पार्टी के लोग एक रटा रटाया फार्मूला, गृहकर हाफ मीन्स उनको ये जानकारी नहीं है कि गृहकर किस अनुपात में बढ़ा है, गृहकर या जलकर दोनों। पहले से 400 गुना ज्यादा। कितना? 400 गुना ज्यादा। 400 गुना का हाफ का मतलब 200। ये आपके किसी नेता का बयान है, हम पढ़ रहे थे। हमारा बेटा मानना है कि अगर मैं महापौर के पद पर चयनित हुआ तो ये लगभग 300 गुना खत्म होगा। कैसे? क्योंकि हम अधिवक्ता हैं, न्यायिक प्रक्रिया को जानते हैं। जिस अनुपात में गृहकर या जलकर बढ़ना चाहिए उस अनुपात में नहीं बढ़ाया गया है। तो अगर मैं इस पद पर चयनित हुआ तो पहला काम मेरा होगा कि जिस अनुपात में इसकी वृद्धि होनी चाहिए उस अनुपात पे लाऊंगा, तो जो मेरा आइडिया है कि ये 300 गुना कम हो जाएगा। अब पहला काम यही करूंगा। जी सर। दूसरा, जी, जैसे स्टेट लैंड है, हमारा आधा शहर स्टेट लैंड में, तेलियरगंज, मेहंदौरी, शिवकुटी, टोटल स्टेट लैंड है। सलोरी, कुछ ममफोर्डगंज का पार्ट, आप इधर दिल्ली तरफ आ जाइए तो स्टेट लैंड मीन्स कम से कम 50 लाख की बस्ती, पूरा अगर शहर मिला लिया जाए। इस पे सरकार कोई एक्शन नहीं ले पा रही है, तो हमारा पहला प्रयास होगा कि इसको नियमित करा। इसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े, अगर मुझे इस पद पे लोगों ने जिताया तो ये समस्या का निवारण मैं तत्काल करूँगा। सर जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि कर को लेकर, जल कर हो गया, सिविल टैक्स हो गया और कई सारे टैक्स हैं जो जनता देती है, तो आप अगर महापौर बनते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये जो आप बात कर रहे हैं जल कर बढ़ाने की, इससे आप कितना सहमत है? क्या ये हर साल बढ़ाते जाना चाहिए या फिर कम भी कभी होना चाहिए? नहीं, हमने तो बेटा आपको बताया कि 400 गुना इन्होंने मनमाने तरीके से बढ़ा दिया है। आप बढ़ा ही नहीं सकते। ये 1 रुपए की चीज आप 400 रुपए में कैसे कर देंगे? क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है, महापौर शासन सत्ता का आदमी है। देखिए, हमेशा महापौर अगर दूसरी पार्टी का होगा, जिसकी सरकार नहीं होगी, तो व्यवस्था न्याय संगत चलेगी। क्योंकि महापौर भी उसी पार्टी का है। सरकार ने बढ़ाया, महापौर ने मान लिया। अगर महापौर न चाहती तो कभी ना होता। ये टोटल अन्याय है, टोटल गलत। सर जैसा कि हम जानते हैं कि आप जो योजना है काफी सिस्टमैटिक ढंग से बनाते हैं, तो आगे आपके, हम अगर कांग्रेस के मतलब एक प्रत्याशी या उम्मीदवार के रूप में आपसे जानना चाहें कि आपकी क्या क्या योजनाएं हैं जिन पे आप काम करने वाले हैं, आपने सोच के रखी हुई कौन कौन सी नीतियां हैं, तो उसके बारे में विषय में बताइए। हमारे बेटा इस पे काफी मैंने चिंतन जो किया है कि जैसे इलाहाबाद युवाओं का शहर है, प्रयागराज, और यहाँ का युवा हब चाहता है हर चीज के लिए। जैसे कंपटीशन, BHU बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन कंपटीशन का हब प्रयागराज। पूरी डिग्री लेने के बाद आदमी यहाँ आता है, PCS, IAS, जितनी भी लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हैं, यहाँ अपनी तैयारी करता है और उसको सफलता भी मिलती है। अगर प्रयागराज से 200 लड़के सेलेक्ट हुए तो BHU वाले 50 हो पाते हैं।
ये हब, तो जैसे मेरी सोच है, जो लड़का क्रिकेट खेलता है, जो लड़का फुटबॉल खेलता है, जो लड़का साइकिलिंग करना चाहता है, तो एक हब क्रीड़ा क्षेत्र में, गायन क्षेत्र में, जो छात्र जिस क्षेत्र का मेधावी है, तो उसकी सारी प्रतिभा का निकार जब हब होगा, उसको ये पूरा विश्वास हो जाएगा कि हमारी प्रतिभा का निकार बॉम्बे तक हो जाएगा, तो न दिल्ली भागेगा ना बॉम्बे। पहली तो मेरी यह सोच है, क्योंकि प्रयागराज एक ऐसा शहर है जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आते हैं, और अगर यहाँ हब बनेगा तो दिल्ली के लोग यहाँ आएंगे, प्रयागराज का नहीं जाएगा। दूसरी बात, जैसे रोडों का निर्माण सरकार में हुआ, लेकिन रेवड़ी दुकानदार बेचारे, जी यही मेरा एक प्रश्न ये है कि इनका जीवन तबाह हो गया। तो आप रेहड़ी पटरियों के लिए क्या आपको ये योजना हमने सोचा रोड बने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी की जीविका न जाए, ये भी सोचना पड़ेगा। हम दूसरे का घर गिरा दें, अपना ताजमहल बनवा दें और उसके लिए घर न बनाए, ये गलत बात है। हमारा घर अच्छा होना चाहिए, लेकिन दूसरे का भी घर होना चाहिए। तो हमारी सोच है कि जैसे नगर निगम की बहुत जमीनें लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो एक्चुअल में है क्या, कितना करप्शन है कि जिसने बंगला कब्जा कर रखा है, तो नगर निगम में जो कब्जाधारी लोग हैं, वहाँ के रिलेटेड बाबुओं से संपर्क करके, जैसे सिविल सूट से स्टे करा दिए, पड़ा हुआ है। अब 10,000 वर्ग गज जमीन है, 10,000 वर्ग गज में अगर एक मार्केट खुल जाए रेवड़ी वालों के लिए, तो उनका जीविकोपार्जन चलने लगे। अब पूरे शहर के आदमी को अगर एक जगह मार्केट मिलेगी कि भाई खाने की मार्केट फला जगह है, हर आदमी खाने वहां जाएगा, एंजॉय करने। तो हमारा चिंतन है, मैं इसको करूंगा, क्योंकि मैं अधिवक्ता हूँ, मैं जानता हूँ स्टे कैसे वैकेट कराया जाता है, बंगला कैसे खाली कराया जाता है, तो हम इसको तत्काल करेंगे। सर इसके बाद ये नीतियों और योजनाओं से हटके मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये नगर निकाय में आउटसोर्सिंग, जैसे कि कर्मचारी जो होते हैं उनकी वेतन तनख्वाह जो होती है काफ़ी समय तक रुक कर आती है या फिर आती भी नहीं है, तो कांग्रेस यानी आप उनकी तरफ से जो उम्मीदवार हैं उनके लिए कोई योजना या नीति लेके आने वाले हैं? देखिए, आउटसोर्सिंग व्यवस्था का तो मैं विरोधी जी, लेकिन चूंकि मैं महापौर होने जा रहा हूँ, सरकार ने आउटसोर्सिंग या कर्मचारी की नियुक्ति सरकार पे डिपेंड करती है, तो मैं महापौर होकर केवल इतना कर सकता हूँ कि अपने कार्यालय से कि नगर निगम में जो भी नियुक्ति पेंडिंग है उस पे अस्थायी नियुक्ति की जाए, लेकिन ये करेगी सरकार, ये हमारे पावर या बस का नहीं है, इस पे हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो उनके नियमित रोजगार के लिए मतलब वो हम बेटा नहीं कर सकते, हम केवल प्रस्ताव भेज सकते हैं कि नगर निगम में 500 पद वैकेंसियां रिक्त है, तो आप इसको भरिए। अगर सरकार नहीं भरेगी तो मेरा कोई रोल ही नहीं। सर प्रयागराज जैसे कि हम सब जानते हैं कि इतना बड़ा स्मार्ट सिटी है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य को लेके और स्वच्छता को लेके भी काफ़ी मुद्दा रहता है, तो आप स्वच्छता के लिए क्या करने वाले हैं? क्या हर क्षेत्र में हर जगह प्रसाधन मौजूद होंगे? नहीं, प्रसाधन तो नगर निगम का कार्य है, वो तो 100% होगा, लेकिन जहाँ तक स्वास्थ्य की बातें हैं, ये सरकार के अधीन आ जाती है, उस पर नगर निगम का कोई प्रभाव नहीं होता और न कोई अधिकार होता है, क्योंकि जितनी भी स्वास्थ्य प्रक्रिया है वो सीएमओ डील करता है, सीएमओ सरकार का आदमी होता है, तो हमारा नगर निगम का वहाँ कोई रोल नहीं। सर आज के समय में जैसे कि हम देखते हैं कि पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में, कि स्वच्छ जल, तो आज के समय में मतलब हर किसी को आरओ के पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो क्या कांग्रेस की तरफ से आप ऐसा वादा कर सकते हैं कि पूरे नगर को जो है आरओ का पानी मिले? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि स्मार्ट सिटी बन रही है। स्मार्ट सिटी की जो भी मीटिंग होती है उसमें महापौर की अध्यक्षता होती है और उस पर उसकी ओपिनियन ली जाती है। कार्यवाही में बिना उसके कार्रवाई की प्रोसीडिंग पूरी नहीं होती। तो अगर कोई स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट आया है तो स्मार्ट सिटी में आरओ भी एक व्यवस्था है, तो 100% लड़के पूरे शहर को आरओ का पानी पिलाने का ये मेरा कार्य होगा, इसको मैं कराऊंगा।
सर सड़क और बिजली के लिए आप क्या करने वाले हैं? ये बेटा सरकार का काम, सड़क बिजली नगर निगम में नहीं आती। जी सर, महापौर के क्या क्या भूमिका होती है और कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं, आप उनके विषय में विस्तार से बता दीजिए। हमने बताया तो बेटा कि जैसे युवाओं को हब में कंसंट्रेट करना, जी कि क्रीड़ा के क्षेत्र में आपने ऐसा हब बनाया, जैसे जिम का आजकल बहुत शौक है, जी तो जिम का ऐसा हब यहाँ तैयार कर दीजिए कि दिल्ली के लोग देखने आए कि वहाँ का जिम कैसा है। जी तो अगर नगर निगम चाहे, उसके पास इतनी जमीनें हैं, इतना फंड है, इतनी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन चूंकि आप अयोग्य व्यक्ति का चयन कर दोगे, पार्टी से रिलेटेड व्यक्ति का चयन कर दोगे, हम किसी पार्टी के उम्मीदवार का नाम नहीं लेते, जो भी महापौर का पद का चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे ख्याल से इसमें एक सभासद भी कभी नहीं जीता है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जी 4 प्रमुख पार्टी 3 ले लो, शायद अपने जीवन में उन्होंने सभासद का चुनाव नहीं जीता है। मैं तो 40,000 अधिवक्ताओं का लगातार सचिव रहा हूं, जी मैंने चलाया है अपनी गवर्नमेंट स्वयं की। तो जब योग्य व्यक्ति आएगा तो बेटा उस कुर्सी व्यक्ति से बढ़ती है। जी जो पुतिन राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति का आप नाम भी नहीं जानती होंगी, बहुत देश है, बहुत राष्ट्रपति है, तो कुर्सी की प्रतिभा व्यक्ति से भी निखरती है। चुनाव आयोग का चेयरमैन टीएन शेषन भी आया था, और उसके बाद किसी को नाम ही नहीं मालूम होगा। लोग प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ते हैं कि चुनाव आयोग का कौन है, तो व्यक्ति से भी डिपेंड करता है। सर, महापौर बनने के बाद अगर आप महापौर जैसे ही चयनित हो जाते हैं, तो बाकी जो परिक्षेत्र के सभासद हैं उनके साथ आपका कैसा व्यवहार और संबंध बहुत रहता अच्छा है? तालमेल, क्योंकि हमको शहर का विकास करना है। हम तो सचिव हुए 28 कार्यकारिणी मेरे साथ होती है, और शायद मैं इकलौता सेक्रेटरी होऊंगा जिसके साथ हमेशा 20-25 की संख्या में धरने पे बैठने वाले लोग, इवन की सरकार भी खरीदने का प्रयास की तो भी लोग मेरा साथ नहीं छोड़े। जो भी ईमानदार होगा लोग उसके साथ होंगे। देखिए, समाज में बेईमान हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, और जब आप बेईमान को सार्वजनिक करेंगे तो उसकी संख्या और कम हो जाती है, लेकिन आपका ईमानदार होना जरूरी होगा। तो ये आप मान के चलो कि वो एक परिवार होगा, और मुझे शहर का विकास करना है, तो हमारे साथ रहें। सर, महापौर बनने के बाद आप इन सभी जो आपने मुद्दे बताए हैं उन पे आप काम करेंगे, निर्वहन करेंगे, इसका आप वादा ले सकते हैं? क्योंकि ऐसे चुनाव होते हैं, कई बार होते हैं, और हर बार जो भी दावेदार होते हैं वो कई सारे वादे भी करते हैं, तो पूरे नहीं होते हैं। उसका रीजन है बेटा, इस प्रश्न का जवाब आप ही दे रही हो। जब आप पार्टी से जातिगत किसी भी व्यक्ति का चयन करेंगी तो आपका पूछने का अधिकार ही खत्म हो जाता है, और जब आप व्यक्ति का चयन करेंगी तो आपका पूछने का अधिकार बनता है। मैं महासचिव कोरोना काल में हुआ, और हमारे बार में 1 रुपए नहीं था। हंसोगी, इतनी बड़ी बार में 1 रुपए नहीं था, चाय पीने तक का पैसा नहीं था। कोरोना काल में, उस समय जब लोग घर से नहीं निकलते थे, हम 1 महीना हम भी चाय नहीं पिए, क्योंकि हमें बार चलानी थी। 100 कर्मचारी, 20-20 लाख रुपए वेतन देना, बहुत सी चीजें, कम से कम 1.5 करोड़ का बजट है मेरे बार का 1 महीने का। हमने 2 महीने के अंदर ऐसा फंड तैयार किया कि लगभग 5 करोड़ रुपए अधिवक्ताओं में बांटा। कोरोना काल में जिस अधिवक्ता को कोरोना हुआ, 10,000 उसके घर। अब बताओ, फंड नहीं था, हमने फंड की व्यवस्था कर दी। और सेक्रेटरी है, फंड है, तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे। तो ये आपके नेता पे डिपेंड करता है। हमने 100 रुपए का कूपन चालू किया, सीजे से बात की कि हम लोग सड़क पे आने जा रहे हैं, भिखारी हो गए हैं। उन्होंने तत्काल ऑर्डर किया, क्लाइंट आते गए, 100 रुपए देते गए, हमारी बार माला माल होती गई, हम बांटते चले गए। जहां 1 रुपए नहीं था, वहां हमने 5 करोड़ बांटा भी, 5-7 करोड़ और दिया, और लोग एंजॉय कर रहे। तो आपके नेता पे डिपेंड करता है। जी
सर इस वक्त वर्तमान समय में आप महापौर की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने साथ जनता का कितना प्यार देख रहे हैं, कितना स्नेह देख रहे हैं? अब बताया तो आपसे, जहां मेरा 50,000 अधिवक्ता, 2.5 लाख परिवार, अधिवक्ता एक ऐसी कड़ी है जो हर गली में रहती है। शायद मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे वोटर नहीं ढूंढना। अगर मैं चाहूं तो इतने झंडे लग जाएंगे कि बीजेपी को दिल्ली से अपना कार्यकर्ता बुलाना पड़ेगा। अवधेश, अरे गणेश केसरवानी के घर के बगल 10 अधिवक्ता होंगे, मेरा इतना झंडा लग जाएगा कि उनको दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा। तो मैं भाग्यशाली हूं कि अधिवक्ता हूं, अधिवक्ताओं का शहर है। आपको कार्यकर्ता बुलाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। मैं कल के बिना बताए नामांकन किया, उतने लोग उनके पास नहीं थे जितना मेरा अधिवक्ता था। तो ये प्रयागराज अधिवक्ताओं का शहर बेटा, हमको क्या ढूंढना। सर बाकी के जो अन्य दावेदार हैं, उन सब में आप अपने आप को कितना प्रबल देख रहे हैं, कितना आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर? हम चुनाव जीत चुके हैं, लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि अभी नामांकन का विड्रॉल है, चीजें फाइनल नहीं है, इनको चुनाव लड़ना होगा। हमारा 50,000 अधिवक्ता 5 और 2.5 लाख वोट है। हम उसको 1.5 लाख भी जोड़ दे तो इसमें 20-25 हजार से ज्यादा किसी की हैसियत नहीं है। व्यक्तिगत एक वोट नहीं है, केवल पार्टी पे चुनाव लड़ेंगे। हम व्यक्तिगत भी चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी से हट के। प्रभाशंकर मिश्रा का 50,000 वोट है और कांग्रेस का शहर में उतना वोट है जितना पार्टियों का है। हमारा पुराना प्रत्याशी भी 70,000 वोट पाया था, विजय मिश्रा, जितना सपा पाई थी। सर आप इस वक्त जो है बाकी के जो अन्य दावेदार जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों में से सबसे ज्यादा आपको चुनौती किससे नजर आ रही है? किसी से नहीं, हम चुनौती में है ही नहीं भाई। पार्टी हमसे कितना लड़ेगी? अगर आपके कैंडिडेट के पास वोट नहीं है और एक कैंडिडेट के पास 50,000 अधिवक्ता है, तो उससे चुनाव कौन लड़ेगा? और किस मुद्दे पे आप लड़ पाओगे? हम तो 20,000 की रैली 12 घंटे में निकाल सकते हैं। हमको एक कॉल देना है कि आपके पूर्व महासचिव के सम्मान का विषय है, केवल इतना। हम व्हाट्सएप करेंगे, 20,000 मोटरसाइकिल खड़ी होगी। इनको 20,000 कार्यकर्ता प्रयागराज नहीं, फतेहपुर तक से बुलाना पड़ेगा दोनों को। व्यक्ति, आप व्यक्ति से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पार्टी से नहीं। यह भ्रम आपको हटाना होगा और इनको समझ में आ गया है कि व्यक्ति से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम यहां पे हैं, आप चली जाइए किसी चौराहे पे, 10 अधिवक्ता खड़े होंगे, बात कर लीजिए। तुरंत बता, मेयर छोड़ के, मेयर प्रभाशंकर भैया, इनका कार्यकर्ता घर से निकलेगा तब प्रचार करेगा। हमारा कार्यकर्ता पान की दुकान, चाय की दुकान, भ्रमणकारी अधिवक्ता समाज का सजग प्रहरी है। थाने में भी बीएसटी बैठा होगा मदद करने के लिए, वहां भी हम भारी ठहरेंगे। इनको कार्यकर्ता लेके जाना होगा। तो हमसे लड़ाई में कोई नहीं है। पार्टी जितना लड़ेगी उतना मेरा पार्टी है, व्यक्तिगत में इनसे बहुत भारी हूं। तो यहाँ पे मेरा एक अंतिम प्रश्न है कि आप यहाँ जनता से, हमारे जो है, उनसे क्या अपील और क्या संदेश देना चाहते हैं? बस मेरी केवल एक अपील है कि आप व्यक्ति चुनिए, पार्टी नहीं। योग्य उम्मीदवार चुनिए। जो प्रभाशंकर मिश्रा का इतिहास है कि अधिवक्ता छोड़ के आप करेली चली जाइए, पार्टी मत पूछिएगा। अगर 5,000 से लेकर 10,000 अधिवक्ता सड़क पे आके नहीं कह देगा कि प्रभा भैया ने मेरी बहुत मदद किया है, मैं कल अपना नामांकन विड्रॉ कर लूंगा। अगर किसी कैंडिडेट के बारे में बता दे कि मेरी मदद किया, हमने कम से कम 10,000 परिवार के बच्चों का बॉयज और जीएचएस में एडमिशन कराया होगा, एक चाय नहीं पी होगी। तो हम व्यक्तिगत हमसे दोनों चुनाव लड़ ही नहीं सकते। ही नोज बेटर, लेकिन चुनाव लड़ना है कोई कहेगा तो है नहीं। या शहर की जनता क्वालिफाइंग स्पीच करा दे, चयनित कर। हम तो मीडिया कर्मियों से चाह रहे हैं कि 4-5 जो मेन है उनकी एक सभा हो और क्वालिफाइंग स्पीच हो जाए, वहीं पे चुनाव की अंक गणित क्लियर हो जाएगी, हमें कुछ बोलना ही नहीं।
सर, आपको मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं थैंक यू। और बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हमारे एमपी टॉक शो में भाग लिया, अपना कीमती समय देके। धन्यवाद। तो जैसा कि आप सबने देखा, आज हमारे साथ थे महापौर पद के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की तरफ से एडवोकेट प्रभाशंकर मिश्रा जी, जिन्होंने हमें बताया यदि वो महापौर चयनित होते हैं तो प्रयागराज के क्षेत्र के लिए, परिक्षेत्र के लिए, यहाँ की समस्याओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आएंगे और युवाओं के लिए भी काफी रोजगार से लेके हर चीज से लेके यहाँ तक वो योजनाओं पर काम भी करेंगे। ऐसे ही हम और भी कई सारे गणमान्य लोगों से मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एमपी टॉक शो। मैं साक्षी शर्मा, धन्यवाद।